नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसका आज का हमारा चैप्टर नंबर है 2, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो चैप्टर नंबर 2 के जो कि है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर बल क्या है। साधारणतः हम देखते हैं कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन की या बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु जो कि गतिशील हो को रोकने के लिए अथवा उसकी गति को तेज या फिर बंद करने के लिए भी हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है। परंतु यदि कोई वस्तु एक समान रूप से गति करती है तो भी क्या उसकी एक समान गति को बनाए रखने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा बताया था वैज्ञानिक गैलीलियो ने वस्तु की गति पर अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंने सिद्ध किया कि किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए हमें किसी भी तरह के बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते उस पर कोई अन्य बाह्य बल, चाहे वो दृश्य रूप से लग रहा हो या अदृश्य रूप से, कार्य नहीं कर रहा हो। इसका एग्जाम्पल है घर्षण रहित समतल पर एक सरल रेखा में एक समान गति से गतिशील कोई भी वस्तु अपनी गति को बनाए रखने के लिए सदैव ही गतिशील रहेगी। अतः बल क्या है? बल वो कारक है, बल वो फैक्टर है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था को चेंज कर दे या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाए या फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करे। वो कारक ही बल कहलाता है। बाह्य बल की कंडीशन में ये आवश्यक नहीं है कि वो बाह्य बल वस्तु के संपर्क में ही हो। ऐसे प्रकृति में काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बलों के काफ़ी एग्जाम्पल है जिसमें वो बल है उस वस्तु के संपर्क में नहीं होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल प्रत्येक द्रव्यमान वाले कण पे लगता है, परंतु उसमें वो जो कण है या वो पिंड है वो उसके संपर्क में नहीं होता है। इसी प्रकार विद्युत और चुंबकीय बल, ये सभी वो बल हैं जो वस्तु पे लगते हैं, परंतु उस वस्तु के संपर्क में होना उनके लिए आवश्यक नहीं होता है। अब बल की उत्पत्ति के साथ ही उत्पत्ति होती है जड़त्व की, उत्पत्ति होती है न्यूटन की गति के नियमों की। तो न्यूटन की गति के नियमों को हम देखते हैं। न्यूटन की गति के नियमों में सर्वप्रथम हम देखेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति के लिए, तो सबसे पहले हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे जो कि संबंधित है जड़त्व से। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा आखिर जड़त्व क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जड़त्व से। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति से गतिशील है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी अवस्था को बनाए रखती है। वस्तु के इस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व से तात्पर्य है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। अतः कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करती है जब तक कि उस पे बाह्य बल उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर देता। वस्तु की जड़त्व को गुण से हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि एक समान बल अगर 2 अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं पे लगाया जाए तो जो हल्की वस्तु है कम द्रव्यमान की वस्तु है उसमें अधिक त्वरण तथा भारी वस्तु अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में कम त्वरण उत्पन्न होगा। एक वस्तु का यह गुण जिससे वह बाह्य बल लगाने पर कम त्वरित हो, कम त्वरण उसमें आए, वो गुण ही जड़त्व कहलाता है। अतः एक वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस पर बाह्य बल लगाने से उतना ही कम त्वरण उत्पन्न होता है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण कम उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अगर बाह्य बल लगाने यही वस्तु का जड़त्व है, उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस पर बाह्य बल लगाने से कम त्वरण उत्पन्न होगा।
एक वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना उस वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही वस्तु का जड़त्व होगा। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसके संगत उसका त्वरण उतना ही कम आएगा। गैलीलियो ने वस्तु के जड़त्व के गुण पर कई प्रयोग किए थे। न्यूटन ने उनके आधार पर वस्तु की गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को भी हम जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि ये जड़त्व से संबंधित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उससे अलग तरह का व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। अब विराम अवस्था या फिर एक समान रेखीय गति दोनों में ही शून्य त्वरण की कंडीशन होती है। विराम अवस्था में तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो जीरो, स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। तो ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है, वेग में परिवर्तन की दर कोई त्वरण कहते हैं। जब वेग ही नहीं है तो वेग में परिवर्तन भी नहीं होगा, तो त्वरण भी शून्य होगा। और तो विराम अवस्था में तो त्वरण शून्य आ गया, क्योंकि इसमें तो v भी शून्य था। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं एक समान गति की, तो एक समान गति में भी क्या हो रहा है कि उसके जो वेग में है परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो त्वरण शून्य होगा। तो ये दोनों जो कंडीशन है विराम अवस्था की और एक समान रूप से गति की, दोनों में शून्य त्वरण होता है। अतः न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम सरल शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है, F शून्य है, तो उसका त्वरण भी शून्य होता है। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। F जीरो है, इसका मतलब ma शून्य होगा। ma शून्य का क्या मतलब है, अभी द्रव्यमान तो उसका शून्य नहीं है, द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ है, यानी ma को जीरो करने के लिए a को जीरो होना होगा। तो क्या कहते हैं इसे भाषा में कि अगर बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण ए भी शून्य होगा। अतः शून्य बल की अवस्था में वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा नियत वेग की गति की अवस्था में ही रहती है। नियत वेग का मतलब भी त्वरण शून्य ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु अत्वरित है, वस्तु में त्वरण शून्य है। या फिर यदि कोई वस्तु अत्वरित है यानी A=0 है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योग भी शून्य होगा। यहाँ पे ध्यान योग्य ये बात है कि एक वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था या त्वरण उसके एक निर्देश तंत्र के संबंध से परिभाषित होता है। अतः न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो सभी निर्देश तंत्रों में लागू नहीं होता, स्पेशल निर्देश तंत्रों में ही लागू होता है। एक निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम वैध है उसे जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं, तथा वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम वैध नहीं होता है उसे अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। तो दो तरह के निर्देश तंत्र की हमने बात करी। एक तरह की विनिर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम वैध रहता है, वो निर्देश तंत्र जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं, तथा दूसरे तरह के विनिर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू नहीं होता है वो अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्रों की हमने जो प्रारंभिक अवधारणाएं थी वो हमने देख ली है, जिसमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन हो वो जड़त्व, इसके अलावा वाले अजड़त्व। अब हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि एक मेज पर विरामावस्था में कोई बुक रखी हुई है, तो इस बुक पे दो तरह के बल कार्य करेंगे। पहला तो होगा पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल, अर्थात बुक का भार जो कि नीचे की दिशा में कार्यरत है। दूसरा बल है मेज के द्वारा बुक पर लगाया गया अभिलंबीय स्पर्शीय बल N जो ऊपर की ओर कार्यरत है। क्योंकि पुस्तक का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण शून्य A=0 है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार पुस्तक पर लगने वाले जो सभी नेट बाह्य बल है उनका योग भी शून्य होना चाहिए। यानी नीचे लगने वाला बल W, ऊपर लगने वाला बल N, इन दोनों का जो सम है W+N वो भी शून्य होगा।
इससे n बराबर आ जाएगा -w, अर्थात मेज के द्वारा बुक पे लगाया गया अभिलंब बल n जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है पुस्तक के बाहर w के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में ही था, n है वो आपके ऊपर की साइड में लग रहा है, मेज बुक पे ऊपर की साइड में बल लगा रही है, जबकि गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके नीचे की साइड में। तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यहाँ पे ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमने पृथ्वी को एक जड़त्व निर्देश तंत्र के रूप में ही लिया है। तो पृथ्वी को जड़त्व निर्देश तंत्र के रूप में लिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि अगर त्वरण विरामावस्था में है ये बुक टेबल पे, यानी इसका त्वरण शून्य है, तो उस पर लगने वाले सभी बल भी का नेट जो योग है वो भी शून्य होगा। बल दो तरह के लग रहे हैं, एक तो गुरुत्वीय बल लग रहा है और एक मेज के द्वारा बुक पे बल लग रहा है। तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर आएंगे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे। गुरुत्वीय बल बुक पे नीचे की तरफ लगेगा, जबकि जो मेज के द्वारा बुक पे बल है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को दूसरे एग्जाम्पल से। अब हम एक कार की गति पे विचार करते हैं जिसमें ये कार विराम अवस्था से गति आरंभ करके अपनी चाल में धीरे धीरे वृद्धि करती है, फिर एक चिकनी सीधी सड़क पे पहुंच जाती है और उसके बाद में ये एक समान रूप से गति करती रहती है। जब ये गाड़ी विराम अवस्था में होती है तब उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, क्योंकि विराम अवस्था में यानी a=0 है, a त्वरण शून्य है तो उसका बल भी शून्य होगा। परंतु अब गाड़ी चाल में वृद्धि करती है, तो चाल में वृद्धि कर रही है यानी उसकी वेग में या चाल में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण आ रहा है तो इस पर नेट बाह्य बल भी होना चाहिए। अब सड़क के अनुदिश बल है वो घर्षण बल ही है, अतः कार की गति में त्वरण का कारण घर्षण बल ही है। फिर जब कार एक समान वेग से गति करती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल नहीं होता है। इस प्रकार कार को आगे की ओर गतिमान कराने के लिए लगाया गया बल पहियों तथा सड़क के मध्य पीछे की ओर कार्यरत घर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि एक समान रूप से गति कर रही है यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है तो बल भी शून्य होना चाहिए, तो सभी तरह के जो नेट बल हैं उनका योग भी शून्य होगा। तो गति के प्रथम नियम में निहित जो जड़त्व का गुण है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी स्थितियों में हमें डायरेक्टली दिखाई देता है। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि एक रुकी हुई कार में हम बैठे हुए हैं, कार को चालू करके ड्राइवर उसे अति शीघ्रता से त्वरित करता है, स्पीड देता है अचानक से, तो हम झटके के साथ पीछे की ओर एक धक्के का अनुभव करते हैं। अब यदि जो कार का ड्राइवर है वो रोकने के लिए कहीं अचानक से तेज़ी से ब्रेक लगा देता है तो हम झटके के साथ आगे की ओर धक्के का अनुभव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी जड़त्व का नियम है। प्रथम कंडीशन में जब कार त्वरित होती है, स्थिर थी और अचानक से स्टार्ट होती है, तब हमारे जो पैर हैं और जो शरीर के नीचे का भाग है वो क्रमशः कार के फर्श और सीट के साथ संपर्क में है। घर्षण बल के कारण त्वरित होकर कार के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु जो हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग है वो जड़त्व के कारण प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहता है, यानी विराम अवस्था में ही रहता है। अतः ये भाग पीछे की ओर एक धक्के का अनुभव करता है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में जब कार को रोकने के लिए ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हमारे शरीर के जो नीचे का भाग है वो तो कार के संपर्क में है, वो तो कार के साथ ही रुक जाता है, परंतु हमारे शरीर का ऊपरी भाग है वो अपनी पूर्व कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रहना चाहता है, वो चलायमान ही रहना चाहता है जड़त्व के गुण के कारण। तो वो जड़त्व के गुण के कारण एक समान वेग से आगे की ओर गतिशील रहना चाहता है, अतः ये आगे की ओर एक धक्के का अनुभव करते हैं। तो ये जो रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं इन सभी में जड़त्व का नियम या फिर कहें न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम देखते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि अगर किसी भी वस्तु पे बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा, वो त्वरण रहित होगी। या फिर इसे कह सकते हैं कि अगर कोई त्वरण रहित वस्तु है यानी a=0 तो उस पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कह रहे हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमने जड़त्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसी क्रम में अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम।
जो कि संबंधित है संवेग से। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें संवेग को परिभाषित करने में सहायता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं संवेग से। किसी भी वस्तु के संवेग को उसके द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे p से प्रदर्शित करते हैं। तो p क्या होगा, संवेग p बराबर होगा उसके द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल के बराबर, यानी p बराबर होगा mv। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग किसी भी वस्तु की दो भौतिक राशियों द्रव्यमान m तथा वेग v का गुणनफल है। साधारण स्थितियों में द्रव्यमान है वो आपका स्थिर रहता है, अतः संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब वेग में परिवर्तन हो। द्रव्यमान तो फिक्स है, तो p को अगर आपको चेंज करना है तो p में तभी चेंज होगा जब v में चेंज हो, जो कि एक बाह्य बल के द्वारा ही संभव है। अपने आप तो कैसे चेंज होगा v के अंदर, तो हम बाहर बल ही तो वो कारक है जो उसकी इस v को चेंज करता है कि भाई विरामावस्था में है, v 0 है तो उसमें कुछ v लाता है, या फिर कुछ v है तो उस v को चेंज करता है, त्वरण लाता है। अतः संवेग में परिवर्तन के लिए वेग में परिवर्तन करना होगा और वेग में परिवर्तन होगा बाह्य बल के द्वारा। अतः संवेग में परिवर्तन ही किसी वस्तु की गति पर बल के प्रभाव का मूल है। अब मान लेते हैं अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं जो स्टार्टिंग में क्या थी, विराम अवस्था में थी, उन पर कोई निश्चित बल एक निश्चित समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। तो हल्की वस्तु अपेक्षा अनुसार भारी वस्तु की तुलना में अधिक चाल ग्रहण कर लेती है, वो ज़्यादा स्पीडली चलती है, परंतु निश्चित समय अंतराल के अंत में परीक्षण ये दर्शाते हैं कि दोनों में से प्रत्येक पिंड समान संवेग है वो अर्जित करता है। इस प्रकार समान समय के लिए लगाया गया समान बल अलग अलग वस्तुओं में समान संवेग परिवर्तन करता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम इस प्रकार है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर यानी dp/dt आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो क्या है न्यूटन की गति का दूसरा नियम कि जो आपका dp/dt है, संवेग परिवर्तन की दर है, वो संवेग परिवर्तन की दर ही बल है। इस प्रकार यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई बल F समय अंतराल dt तक लगाने पर उस वस्तु का जो वेग v है वो वेग v से v प्लस डेल्टा v हो जाता है तथा वेग में परिवर्तन कितना आ गया, डेल्टा v। पहले v था फिर हो गया v प्लस डेल्टा v, तो दोनों वेगों का अंतर कितना हो गया, डेल्टा v। तो जब आपके पास वेग में परिवर्तन डेल्टा v है, द्रव्यमान में किसी तरह का परिवर्तन है नहीं, तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा p बराबर डेल्टा mv। चूंकि p बराबर क्या होता है, mv, वो क्या है, उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग है। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होगा, F समानुपाती dp/dt। समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक आएगा k। तो इस प्रकार आपने देखा कि F बराबर आ गया dp/dt। अब किसी स्थिर द्रव्यमान m की वस्तु के लिए आप बात करें तो p/t क्या आएगा, p की जगह रख दो आप mv/t, और m तो ऐसा कैसा रखेंगे, v/t क्या होता है, त्वरण होता है, तो ये क्या आ गया, m बराबर m इंटू v/t। v/t को लिख दिया इसने a, तो क्या आ गया m a। अर्थात द्वितीय नियम को हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर k m a, जहाँ पे a वस्तु का त्वरण है, m उसका द्रव्यमान है। इस समीकरण के अनुसार बल F वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण a के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो आपका F है, बल F है, वो m इंटू a होता है। हम बल के मात्रक की परिभाषा दें तो हम जनरली क्या लेते हैं, k की वैल्यू को 1 लेते हैं, जिससे F बराबर सिंपली ma हो जाता है। ऐसा ही मात्रकों में इकाई मात्रक बल वह होता है, यानी बल वह होता है, इकाई मात्रक बल वह होता है जो 1 किलो की वस्तु पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। इस मात्रक बल को ही न्यूटन कहते हैं, यानी बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका चिन्ह होता है n से।
1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गति का जो द्वितीय नियम है F बराबर ma या फिर संवेग परिवर्तन की दर dp/dt बराबर होती है F, उससे हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? पहला तो ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि हमारा F 0 है, यानी किसी वस्तु पे बाह्य बल हमारा शून्य है, तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि त्वरण शून्य है तो बल शून्य होगा। और ये क्या है? हमारे न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय नियम से निकल रहा है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय नियम है वो प्रथम नियम के ही अनुरूप है। दूसरा नियम था F बराबर dp/dt, इसी से हमें मिल रहा है F बराबर ma, जो कि पहला नियम है। तो जो दूसरा नियम है वो प्रथम नियम के ही अनुरूप है। ये निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि जो गति का द्वितीय नियम है वो एक सदिश नियम है। ये वास्तव में 3 समीकरणों के तुल्य है। संवेग सदिश P या त्वरण सदिश A के प्रत्येक घटक के लिए हमें अलग अलग समीकरण प्राप्त होते हैं। यानी Fx होगा, F का जो x कंपोनेंट है वो होगा m इंटू A के x कंपोनेंट के बराबर, और F का जो y कंपोनेंट है Fy वो बराबर होगा m इंटू त्वरण के y कंपोनेंट के। इसी प्रकार जो F का z कंपोनेंट है वो बराबर होगा m इंटू त्वरण के z कंपोनेंट के। 3 अलग अलग आपके पास कंपोनेंट आए फोर्स के, एक तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आया, एक y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आया, एक z डायरेक्शन में कंपोनेंट आया। जो f डायरेक्शन में कंपोनेंट F का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो कब आ रहा है? जब आपका x डायरेक्शन में त्वरण हो, जब आपके संवेग परिवर्तन की दर भी x डायरेक्शन में हो। इसी प्रकार F का y कंपोनेंट कब आ रहा है? जब उसके संवेग के y कंपोनेंट में परिवर्तन हो या फिर उसके त्वरण के y कंपोनेंट से। इसी प्रकार जो बल का z कंपोनेंट कब आ रहा है? जब उसके z कंपोनेंट का जो मोमेंटम है उसमें परिवर्तन हो या फिर कहें कि z कंपोनेंट के त्वरण से। इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई बल किसी वस्तु के वेग के समांतर नहीं है वरन उससे कोई कोण बनाता है, तब वह केवल बल की दिशा में वेग के घटक या फिर संवेग के घटक को परिवर्तित करता है। बल के अभिलंबवत वेग या संवेग का घटक परिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी भी प्रक्षेप्य प्रोजेक्ट की गति में वेग का क्षैतिज घटक है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आपका एक निष्कर्ष आपका ये निकला कि भी F के अलग अलग कंपोनेंट निकलेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो जो x कंपोनेंट है वो जो बल का जो x कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन के जो मोमेंटम है, y डायरेक्शन के जो z डायरेक्शन का जो मोमेंटम है उसमें उससे संबंधित नहीं है। x डायरेक्शन का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो ही x डायरेक्शन का बल उत्पन्न होगा। y डायरेक्शन के मोमेंटम के चेंज का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, z डायरेक्शन के मोमेंटम के चेंज का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि गति का जो द्वितीय नियम है वो वस्तुतः एकल बिंदु कण पे लागू होता है। नियम में जो बल F है कण पर लगे नेट बाह्य बल तथा A कण के त्वरण के लिए प्रयुक्त होता है। तथापि इस नियम को इस रूप में दृढ़ पिंडों अथवा व्यापक रूप से कण के निकायों पर भी लागू किया जाता है। इस अवस्था में बल F निकाय के विभिन्न कणों पर लगने वाले बलों का सदिश योग तथा A समस्त निकाय का त्वरण होता है। अधिक यथार्थता से A निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। ठीक है, सभी का सम है ये। अतः हमें ये ध्यान रखना होगा कि निकाय में कणों के मध्य कार्यरत किन्हीं भी आंतरिक बलों को F में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो द्वितीय नियम है वो एकल बिंदु कण पे लागू होता है। चौथा रिलेशन ये है कि गति का द्वितीय नियम एक स्थानीय संबंध है, लोकल रिलेशन है। इसका अर्थ ये है कि समय के किसी निश्चित क्षण पे समष्टि में किसी बिंदु पर लगा बल F उसी क्षण उसी बिंदु पर त्वरण A से संबंधित है। यानी बल F है उसी टाइम पर उसी पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन A है उसी से रिलेटेड है ये। इसका अर्थ ये है कि किसी कण के किसी समय पर त्वरण का जो निर्धारण है वो उसी समय उस पर लगे बल के द्वारा ही किया जाता है। कण की गति के किसी भी
इतिहास के द्वारा नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा न्यूटन की गति का पहला नियम तो क्या है, F बराबर ma आया। F 0 है तो a भी 0 होगा, या फिर अगर a 0 है यानी त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं किस 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 की कंडीशन में होगा, विराम अवस्था में v = 0 है तो a भी 0 होगा, या फिर एक समान रूप से गति कर रही है तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण 0 होगा। तो त्वरण अगर 0 है, त्वरण रहित कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी बाह्य बल शून्य होता है। पहला नियम तो ये है जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, जो अपने को जड़त्व को समझाता है। दूसरा नियम था F बराबर dp/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दल बल के बराबर होती है। इस प्रकार जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है वो हमें संवेग का कॉन्सेप्ट देता है। संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं और p बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का वेग। p बराबर होता है mv। m को नापते हैं किलोग्राम में, v को नापेंगे मीटर पर सेकंड में। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। F को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। F होता क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम को। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसी भी वस्तु पर लगे बाह्य बल तथा उसमें त्वरण में संबंध को बताता है। परंतु वस्तु पर लगे बाह्य बल का स्रोत आखिर है क्या, कौन सा साधन बाह्य बल प्रदान करता है। न्यूटन यांत्रिकी में इन प्रश्नों का उत्तर ये है कि किसी वस्तु पे लगने वाला बाह्य बल सदैव किसी अन्य वस्तु के कारण होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दो वस्तु A व B के युगल पे हम विचार करते हैं। मान लीजिए वस्तु A वस्तु B पर कोई बल F लगा रही है, तो प्रश्न उठता है कि क्या वस्तु B भी वस्तु A पर कोई बल लगाती है। तो न्यूटन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, कि अगर A B पर फोर्स लगा रही है तो B भी A पे फोर्स लगाएगा। वस्तु B द्वारा वस्तु A पर लगाया बल -F होगा। अर्थात यदि एक वस्तु A दूसरी वस्तु B पर बल F लगाती है तो जो दूसरी वस्तु B है वो पहली वस्तु पे उसी के बराबर बल लगाती है, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात जो परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत होता है। इस प्रकार न्यूटनी मैकेनिक्स के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य सदैव युगल में पाए जाते हैं, जो बल है सदैव युगल में पाए जाते हैं, जो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते। तो न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव ही समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। अगर कोई वस्तु A B पे फोर्स लगा रही है तो B भी A पे फोर्स लगाएगी, जो कितना होगा, A के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर, परंतु दिशा होगी इनके विपरीत। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि आप किसी कुंडलित कमानी को अपने हाथों से दबाते हैं तो वह कमानी भी बदले में आपके हाथों पर बल लगाती है। क्या आप इस बल का अनुभव करते हैं? परंतु तब क्या होता है जब वस्तुएं संपर्क में ही नहीं होती या बल अप्रेंट ही नहीं होते हैं। एक गिरते हुए पत्थर को पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर खींचती है, तो क्या पत्थर भी पृथ्वी पे कोई बल लगाता है? तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पत्थर पे पृथ्वी पे परिमाण में समान और दिशा में विपरीत बल लगाता है, परंतु हमें इस बल की जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि जो पत्थर की तुलना में पृथ्वी है वो अधिक भारी है। इसके कारण पत्थर के द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी के ऊपर की ओर होने वाली गति अत्यंत नगण्य हो जाती है। भी कोई पत्थर नीचे हम गिरा रहे हैं तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके अपोजिट भी पत्थर भी बल लगाता है पृथ्वी पे, पर वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी उसे नीचे खींच रही है और वो ऊपर खींचेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत बल हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें कि किसी मेज पर कोई बुक रखी हुई है जो कि विराम अवस्था में है, तो यदि मेज के द्वारा पुस्तक के ऊपर की ओर लगाया गया बल N है तो पुस्तक के द्वारा मेज पे नीचे की ओर लगाया गया बल भी N होगा। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों बल परिमाण में तो बराबर है परंतु उनकी दिशा विपरीत है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है। तो गति के तृतीय नियम को लागू करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। पहली तो ये है कि गति के तृतीय नियम में पदों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का अर्थात बल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। तृतीय नियम के
पदों क्रिया तथा प्रतिक्रिया से ये भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया से पहले आती है अथवा क्रिया कारण है तथा निहित प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। परंतु जो तीसरा नियम है, इस प्रकार का कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है। B पर A द्वारा आरोपित बल है तथा A पर B द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण कार्यरत करते हैं और इस तथ्य के आधार पर ही इनमें से किसी भी एक को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। A B पे बल लगा रहा है तो B A पे बल लगाएगा। इनमें से किसी को भी आप क्रिया कह सकते हो, दूसरे को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं, कभी भी एक वस्तु पे कार्य नहीं करते हैं। दोनों वस्तुओं A तथा B के युगल पे विचार करने पे तृतीय नियम के अनुसार B पर वस्तु A द्वारा लगाया गया बराबर होगा A पर वस्तु B के द्वारा लगाए गए बल के, यानी FBA बराबर होगा FAB के। दोनों परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, तो दोनों का योग क्या होगा, शून्य होगा। परंतु इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकालना है कि A या B पर कार्यरत बल शून्य है। यदि हम किसी एक वस्तु की गति पर विचार करते हैं तो उपरोक्त दोनों बलों में से किसी एक की ही प्रासंगिक है। परंतु यदि हम दो वस्तुओं A तथा B को सम्मिलित रूप से निकाय मान ले तो FAB तथा FBA इस निकाय के आंतरिक बल हैं तथा ये दोनों मिलकर एक शून्य बल देते हैं। इस प्रकार किसी वस्तुओं अथवा कणों के निकाय में आंतरिक बल युगलों में निरस्त हो जाते हैं। इस तथ्य को हम ध्यान रखते हुए हम गति के द्वितीय नियम का किसी वस्तु अथवा कणों के निकाय का विश्लेषण करते समय उपयोग करते हैं। तो सिंपली क्या है न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अगर क्रिया है तो वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी, या फिर कहें प्रतिक्रिया है तो उसके संगत क्रिया भी होगी। अगर कोई वस्तु A B पर बल लगा रही है तो B भी A पर बल लगाएगी। दोनों बल परिमाण में सेम होंगे और एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। प्रथम नियम था F बराबर ma, द्वितीय नियम था F बराबर dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तीसरा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जहाँ क्रिया है वहाँ प्रतिक्रिया अवश्य होगी, जहाँ प्रतिक्रिया है तो उसके संगत क्रिया अवश्य होगी। अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम को तथा उसके एप्लीकेशंस को। जो कि हम जानते हैं संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो गया mv, जहाँ पे m है वो कण का द्रव्यमान है, v है वो कण का वेग है। तो स्पष्ट है कि संवेग एक सदिश राशि है जो कि वस्तु के वेग पे निर्भर करती है। और हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या चाहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर है। तो F बराबर है dp अपॉन dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होती है और गति आरोपित बल की दिशा में होती है। यदि जो आरोपित बल F है वो शून्य है तो dp अपॉन dt शून्य होगा, यानी जो P है वो आपका नियत होगा। P क्या है mv, तो P बराबर जो mv है वो आपका स्थिर होगा। तो इसे हम भाषा में क्या कह सकते हैं कि यदि एक कण पर कार्य करने वाले परिणामी आरोपित बल का मान शून्य होता है, यानी बल है वो आपका 0 है, तो कण का संवेग है वो स्थिर रहता है। कण का संवेग वो कांस्टेंट आता है, क्योंकि F क्या था dp अपॉन dt था। संवेग परिवर्तन की दर ही बल था। जब बल ही 0 है तो संवेग परिवर्तन की दर 0 होगी, यानी संवेग होगा वो कि कांस्टेंट होगा, संवेग होगा वो स्थिरांक होगा। अब हम कणों की एक निकाय पे विचार करते हैं, तो हमें निकाय पे आरोपित बाह्य बलों और निकाय के आंतरिक बलों में भेद करना पड़ेगा। क्योंकि आंतरिक बल बराबर एवं विपरीत बलों के युग्म के रूप में होते हैं, अतः आंतरिक बलों का सदिश योग शून्य होगा और निकाय पे केवल बाह्य आरोपित बल का ही प्रभाव होगा। माने कि एक निकाय में n कण है और उनका संपूर्ण संवेग p है, तो p क्या होगा, उसके सभी संवेगों के योग के बराबर होगा, यानी p बराबर होगा p1 प्लस p2 प्लस p3 और इसी तरह से। तो क्या होगा, इन सभी संवेग में परिवर्तन की दर इनका निकालो, dp1 अपॉन dt, dp2 अपॉन dt, dp3 अपॉन dt, इस तरह से f1 ये सब क्या हो जाएंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 हो जाएंगे।
तो निकाय पे प्रयुक्त संपूर्ण परिणामी बाह्य बल क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है dp/dt। तो d/dt p की जगह क्या लिख देंगे, p1 + p2 + p3, ये सभी रख देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, चूंकि F 0 है तो सभी संवेग के परिवर्तन की दर शून्य आएगी, तो संवेग है वो नियत आएगा। अतः ऐसा निकाय जिस पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो कार्यरत बाह्य बलों का सदिश योग शून्य है, एक विलगित या वियुक्त निकाय कहलाता है। एक विलगित निकाय का कुल संवेग नियत रहता है या फिर कहें संरक्षित रहता है। यह एक विलगित निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम है। तो क्या था आपका, न्यूटन की गति का दूसरा नियम था संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। जब संवेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा हो, यानी बल आपका बाह्य बल शून्य हो, F 0 हो, तो संवेग में परिवर्तन शून्य होगा। जब संवेग में परिवर्तन शून्य है उसका मतलब है संवेग आपका स्थिर है, संवेग आपका कांस्टेंट है। तो ये संवेग के कांस्टेंट होने की जो घटना है उसे ही हम कह देते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसे ही हम कह देते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम भौतिकी के मूलभूत नियमों में से एक है। संवेग संरक्षण का सामान्य नियम का अभी तक कोई अपवाद सामने नहीं आया है। सभी जगह संवेग का संरक्षण का नियम पालन करता है। वास्तव में जब कभी किसी प्रयोग में संवेग संरक्षण के सामान्य नियम का अतिक्रमण हमें दृष्टिगोचर होता है तो एक छिपे हुए या अज्ञात कण की खोज प्रारंभ हो जाती है, जो अपनी ऊर्जा से ऊर्जा संरक्षण नियम के अतिक्रमण के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसी से न्यूट्रॉनों की खोज हुई, मेसोनों की खोज हुई और कई अन्य मूल कणों की भी खोज संभव हो चुकी। अब हम संवेग संरक्षण के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। संवेग संरक्षण क्या था कि बाह्य बल शून्य है तो उसका संवेग कांस्टेंट रहता है, संवेग परिवर्तन की दर शून्य रहती है, संवेग p है वो कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है, संवेग का संरक्षण रहता है। अब हम संवेग संरक्षण के दो एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो कि किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जो बंदूक है वो पीछे की ओर गति करती है या रिकॉइल करती है। इसका कारण क्या है कि प्रारंभ में बंदूक और गोली विरामावस्था में होते हैं, अतः संपूर्ण निकाय का जो संवेग है वो शून्य होता है। जब बंदूक दागी जाती है तो बंदूक आगे की दिशा में गोली के संवेग में क्षतिपूर्ति के लिए पीछे की ओर रिकॉइल करती है। माना कि गोली का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो बंदूक का द्रव्यमान हो जाएगा, बंदूक का द्रव्यमान को तो आपने mb ले लिया और उसके वेग को mvb ले लिया, तो इनका संवेग हो जाएगा mb × vb। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, mb × vb + mg × vg = 0। बंदूक वाले के नीचे तो G से गन वाला लगा दिया है और गोली वाले के लिए बुलेट, तो इन दोनों का जो संवेग है उनका योग शून्य होगा। इससे Vg आ जाएगा -mb/mg × vb। यहाँ पे जो नेगेटिव चिन्ह है वो ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। बंदूक की गोली आगे की तरफ जा रही है और धक्का हमें पीछे की साइड में लग रहा है, तो नेगेटिव चिन्ह दोनों की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। दूसरा संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति में भी संवेग का संरक्षण रहता है, यानी जो प्रारंभिक संवेग था वो बराबर होता है अंतिम संवेग के, या फिर कहें कि सभी संवेगों का जो योग है वो शून्य रहता है, p की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। बाह्य बल शून्य है तो संवेग में परिवर्तन की दर शून्य होगी या फिर संवेग एक स्थिरांक होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखे न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम था F = ma। अगर आपका F 0 है तो a 0 होगा, त्वरण शून्य होगा, या फिर हम कहें कि आपकी त्वरण रहित वस्तु है, a = 0 है तो उसका F शून्य होगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम था कि अगर संवेग परिवर्तन की दर आपका बाह्य बल के बराबर होती है। अगर आपका बल शून्य है, बल F = 0 है तो संवेग परिवर्तन की दर शून्य होगी, dp/dt शून्य होगा, जिससे p आपका एक स्थिरांक आएगा, p आपका एक कांस्टेंट आएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी वस्तु A पर कोई वस्तु B बल लगा रही है तो वो A है वो B पर बल लगा रही है तो B भी A पे बल लगाएगी। दोनों बल एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे।
पहला जो नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम वो जड़त्व को डिफाइन करता है। जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो संवेग को डिफाइन करता है। और इसी के साथ हमने देखा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम को भी हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम से समझा है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम था F=dp/dt। अगर F 0 है, बाह्य बल शून्य है, तो संवेग परिवर्तन की दर शून्य होगी, यानी आपका संवेग आ जाएगा नियत या स्थिरांक। तो इस प्रकार आपने संवेग संरक्षण को देखा। संवेग संरक्षण के दो एग्जाम्पल देखे। एक तो देखा कि किसी बंदूक से आपने गोली छोड़ी तो गोली तो आगे जा रही है और आपको धक्का पीछे की साइड लग रहा है। पीछे की साइड क्यों लग रहा है? ताकि ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर पाए। बंदूक की गोली और बंदूक, इन सभी का जो संवेग है वो शून्य है। और दूसरा एग्जाम्पल है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति में भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत का अनुप्रयोग होता है। अगले जो वीडियो लेक्चर में हम रॉकेट की गति में आखिर किस तरह से संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है वो देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।